गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। माफी चाहता हूं आज थोड़ा लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, सेशन हमारा बढ़िया चलेगा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सोनू, जो नंबर वहां पे क्वेरी के लिए दिया हुआ है ना, तो वहां पर बोल देना कि भवानी सर से बात करनी है कोर्स के बारे में, ठीक है। जो नंबर आपको दे रखा है वहां पर मैसेज कर देना कि भवानी सर से बात करनी है, तो वो आपका नंबर मुझे दे देंगे, मैं कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो भाई, शुरू करते हैं फिर सेशन को, है ना भाई। शुरू करें सेशन को। अभी थोड़ा ज्यादा आएगा, देखो बेटा, जिसका भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो वो साहिल सर ने जो नंबर दे रखा है क्वेरी करने के लिए, वहां पर कांटेक्ट करो कि हमारे पास नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है, ठीक है। कुणाल, क्लियर है बच्चे? चलो शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। बाकी तुम सब जानते हो, इसके बारे में मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो जो भी यहां पर बेसिक्स एडवांस थ्योरी करना चाहता है, CBT 1 CBT 2 फॉर NTPC, तो वो कर सकता है, इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। बाकी तो ATM वाले अपने हैं ही। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, आज जो टॉपिक है हमारा वो है साउथ इंडियन डायनेस्टीज। साउथ इंडियन डायनेस्टीज, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और होगा एंशिएंट में, फिर एंशिएंट खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ होयसाल्स किंगडम? होयसाल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? जल्दी से बताओ भाई। होयसाल होयसाल जल्दी बताओ, होयसाल किंगडम की राजधानी क्या थी? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बी, कुछ बोल रहे हैं डी। चलो बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोग बी बोल रहे हैं, जो कि सही जवाब है द्वार समुद्र। सबसे पहले तो ये समझो कि होयसाल किंगडम जो है वो था कहां पर। ये देखो भाई, ये अपना साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में मेन एरिया है कर्नाटक वाला। साउथ इंडिया में मेन एरिया है इनका कर्नाटक वाला। देखो भाई, ये जो टेरिटरी है, इतनी टेरिटरी, ये देखो भाई, इतनी टेरिटरी जो है, ये जो टेरिटरी है, ये पूरी टेरिटरी आ जाती थी होयसाल के अंडर, ठीक है। ये होयसाल के अंडर आती थी, और ये इनकी कैपिटल है बच्चों। यहां पर इनकी कैपिटल हुआ करती थी, देखो ये इनकी कैपिटल थी। कैपिटल है द्वार समुद्र, ठीक है। तो द्वार समुद्र अगर कैपिटल है, तो यहां पर देखो ये है द्वार समुद्र। आज के टाइम में द्वार समुद्र को हलेबिदु बोलते हैं, हलेबिदु, ठीक है। क्या बोलते हैं? हलेबिदु, या हेल बिडू भी बोल सकते हो आप इंग्लिश में। हलेबिदु या फिर हेल बिडू, ठीक है। द्वार समुद्र, हलेबिदु या फिर द्वार समुद्र एक ही जगह का नाम है। और ये जो होयसाल किंगडम है, होयसाल साम्राज्य है बच्चों, होयसाल साम्राज्य देखो ध्यान से, जो होयसाल साम्राज्य है, इसका रूलिंग पीरियड है 1000 AD से 1346 AD के बीच में। यानी इस ड्यूरेशन में होयसाल किंगडम साउथ इंडिया में, स्पेशली कर्नाटक में पनपा था। आज के टाइम में कौन सा इलाका? कर्नाटक वाला एरिया। कर्नाटक वाले एरिया में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और राजधानी द्वार समुद्र थी, कैपिटल द्वार समुद्र यानी हेलबिदु या फिर हलेबिदु, ये जगह हुआ करती थी। और एक चीज याद रखना, इस होयसाल किंगडम का जो फाउंडर था, जो संस्थापक था, अगर किसी को मालूम है तो जवाब दे सकता है, वरना संस्थापक कौन है? संस्थापक है नृप, नृप काम, नृप काम, ठीक है। नृप काम जो है वो ये राजा था, नृपकाम वन, नृपकाम वन, और इसका दूसरा नाम था साल। तो फाउंडर का नाम या तो साल या फिर नृपकाम, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे नृपकाम वन की जगह, नृपकाम वन की जगह नृपकाम 2 भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
ऑप्शन में जो भी बेस्ट सुटेबल आंसर लगे, अगर वहां देखो नृपकाम 1 और 2 एक साथ नहीं देंगे, या तो 1 देंगे या 2 देंगे, तो जो भी आए वो सही होगा। बाकी उसका दूसरा नाम है साल, अगर साल भी आता है तो वो भी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मोहित बेटा देखो, वो कंप्यूटर क्लास की बात मुझसे करके क्या होगा मैं तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं कि तुम्हारी कोई कंप्यूटर की क्लास भी होने वाली है। साहिल सर से ही बात करो, वही करेंगे उसका जुगाड़, है ना। कोई कोई जेन्युइन परेशानी रही होगी जिसकी वजह से नहीं हुई, अदरवाइज प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, इस तरह की गड़बड़ होती नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, हॉयसाल किंगडम का रूलिंग पीरियड है 1000 एडी टू 1346 एडी। कर्नाटक जो स्टेट है हमारा आज के टाइम में, वहां पर इनकी की पूरी किंगडम थी, और साथ ही साथ इनकी कैपिटल थी द्वार समुद्र, जिसे हेलबिडू या फिर हलेबिदू भी बोलते हैं। ठीक है, हलेबिडू या फिर हेलबिडू भी बोलते हैं। और इसका जो फाउंडर था, जो इसका संस्थापक था, वो था नृपकाम 2 या फिर नृपकाम 1, जैसे भी एग्जाम में आए, और उसी का दूसरा नाम है साल, उसी का दूसरा नाम है साल। क्लियर है बच्चों? चलो बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये जो हॉयसाल किंगडम के जो रूलर्स रहे, जैसे नृपकाम हुआ या दूसरे राजा हुए, ये जो हॉयसाल किंगडम में जो रूलर्स थे, ये शासक जो थे, ये दो धर्मों को मानते थे। इनिशियली ये लोग जो हैं जैन धर्म को मानते थे। इनिशियली वो जैन रिलीजन को फॉलो करते थे, पर बाद में ये लोग हिंदुइज्म को अपनाने लगे, तो 2 धर्मों को फॉलो किया है हॉयसाल किंगडम के रूलर्स ने, जैन रिलीजन एंड हिंदुइज्म। ठीक है बच्चों? चलो एक चीज तुम्हारे दिमाग में, अगर पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो हॉयसाल किंगडम के बारे में, हॉयसाल किंगडम जो है, ये हॉयसाल डायनेस्टी जो है, ये फेमस रही है अपने आर्किटेक्चर की वजह से। आर्किटेक्चर मतलब इनकी वास्तुकला, आर्किटेक्चर का मतलब है वास्तुकला। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है बच्चों? वास्तुकला। तो इन्होंने कई सारे टेंपल्स बनवाए हैं, 100 से भी ज्यादा टेंपल्स, मोर देन 100 टेंपल्स इन्होंने बनवाए। अब वो जो टेंपल्स हैं, वो जो आर्किटेक्चर है, मंदिर वास्तुकला जो है, इसमें आप देखोगे 3 जगह पर इन्होंने जबरदस्त मंदिर बनवाए हैं। हॉयसाल मंदिर 3 जगह पर मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से देखो बेटा। हॉयसाल मंदिर 3 जगहों पर हैं। एक तो है बेलूर, ये भी कुछ टाइम के लिए कैपिटल रही है, राजधानी रही है, हेलबिदू के अलावा ये भी राजधानी रही है। दूसरी हेलबिदू या हलेबिदू, ठीक है, हेलबिदू या फिर हलेबिदू। अब एग्जैक्टली इसे हेलबिदू बोलते हैं, हलेबिदू बोलते हैं, कोई साउथ इंडियन जो बच्चा है वही बता पाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में HALEBIDU लिखा हुआ है, तो आप उसे हेल पढ़ो या हले पढ़ो। ठीक है, तो बेलूर, हेलबिदू, और एक है सोमनाथपुरा। तो ये 3 जगह पर हॉयसाल टेंपल्स हैं, बहुत ही फेमस हॉयसाल टेंपल्स। तो याद रखना, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हॉयसाल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र यानी हेलबिदू या फिर हलेबिदू थी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू चोला रॉक एडिक्ट्स, द लैंड ग्रांट्स मेड टू गुरुकुल्स वॉज नोन एज। चोल शिलालेखों के अनुसार गुरुकुलों को दिए गए भूमि अनुदान को किस रूप में जाना जाता था? ब्रह्मदे, वेल्लनवागई, पल्ली छंदम या शाल भोग? जल्दी से जवाब दो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी बताओ। हाँ भाई देखो, अकॉर्डिंग टू चोल रॉक एडिक्ट्स द लैंड ग्रांट्स मेड टू गुरुकुल, यानी गुरुकुल जहां पर बच्चे शिक्षा लिया करते थे, तो गुरुकुलों को दिए गए भूमि अनुदान को, यानी कि ऐसी जमीन, ऐसा लैंड जो ग्रांट में दिया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है, किसको डोनेट किया जा रहा है? गुरुकुलों को। तो ऐसी जमीन को बोलते थे शाल भोग। क्या बोलते थे बच्चों? शाल भोग। ठीक है, शाल भोग का मतलब है एनी लैंड जिसको ग्रांट किया जाता था गुरुकुलों को, यानी कि जो
हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे उस जमाने में उनको, तो इन्हें शाल भोग बोलते थे बच्चों। क्या बोलते थे? शाल भोग। वहीं वहीं जो ये पल्ली छंदम है, पल्ली छंदम, पल्ली छंदम जो है बच्चों ध्यान से सुनना, पल्ली छंदम जो है वो जो जैन संस्थाएं हुआ करती थी, जो जैन इंस्टीट्यूशंस थे, जैन संस्थाओं को दी जाने वाली जमीन, जैन इंस्टीट्यूशंस को दी जाने वाली जमीन, जैन इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट की जाने वाली लैंड को बोलते थे पल्ली छंदम। जैन संस्थाओं को अनुदान में दी गई जमीन, ठीक है। उस जमाने में मैंने जैसे आपको बताया कि साउथ में जैन धर्म भी काफी था, तो जैन संस्थाओं को अनुदान में दी गई जमीन, तो जो भी जैन इंस्टीट्यूशंस थे उनको जब जमीन ग्रांट में मिलती थी तो उसे ये पल्ली छंदम कहते थे, पल्ली छंदम। वहीं वेलन वगई, वेलन वगई मतलब नॉर्मल लैंड। जैसे मान लो मैं एक किसान हूं, मेरे पास जो जमीन है, तो नॉर्मल जमीन को मैं क्या बोलूंगा? ये मेरी जमीन है, ये मेरा लैंड है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो वहां पर इस टाइम पर क्या बोलते थे? वेलन वगई, ये मेरी वेलन वगई है, यानी नॉर्मल लैंड, नॉर्मल लैंड ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का अपना खुद का पर्सनल लैंड, पर्सनल जमीन, उसको क्या बोलते थे? नॉर्मल लैंड ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉर्मल लैंड ऑफ एन इंडिविजुअल, और वो क्या है? वेलन वगई, वेलन वगई। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय यानी ऐसी जमीन जो ब्राह्मण को दी जाती थी, ऐसी जमीन, ऐसी जमीन जो ब्राह्मण को दी जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, ये भूलना नहीं है। ऐसी जमीन जो ब्राह्मण को दी जाती थी, ये मैं तुम्हारे पीवाईक्यू से उठा के लाया हूं, ठीक है। हम एटीएम में पीवाईक्यूज के अलावा जो खुद से बनाए हुए क्वेश्चन है उन्हें तो करते ही हैं, पीवाईक्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये तुम्हारा पीवाईक्यू ही है। ऐसी जमीन जो ब्राह्मण को दी जाती है, और एक चीज याद रखना, इस पर ब्राह्मण को दी जाने वाली जमीन पर टैक्स नहीं लगता था, ये टैक्स फ्री हुआ करती थी, टैक्स फ्री हुआ करती थी। गुप्त एरा में इसी को, गुप्त एरा में इसी को, ये जो ब्रह्मदेय है ना, इसी को अग्रहार बोलते थे गुप्त एरा में। गुप्त एरा में क्या बोलते थे? अग्रहार। ब्रह्मदेय बोलते थे अपने ये साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में अग्रहार बोलते थे, ठीक है, गुप्त एरा में। बेटा देखो देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सीन यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा जहां पर जरूरी होगा, और बिल्कुल भी इस तरह की बातें मत किया करो सर हिंदी और इंग्लिश, मास्टर तुम्हारा एक ही है, ठीक है, और टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड है। अगर मैं हिंदी इंग्लिश ही करूंगा तो भाई तुम्हारे लिए तो दिक्कत है फिर, है ना, फिर तो कंटेंट हो ही नहीं पाएगा। और तुम खुद सोचो ना यार, तुम्हें मतलब ग्रांट का मतलब नहीं मालूम, तुम्हें इंडिविजुअल का मतलब नहीं मालूम, तुम्हें साला नॉर्मल लैंड का मतलब नहीं मालूम, टैक्स और फ्री का मतलब नहीं मालूम। इतनी बेसिक अंग्रेजी तो आनी चाहिए सालो, तुम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो रखो। ये बिल्कुल टर्म से तुम लोग अपने कंफर्ट जोन में घुसे हुए हो कि हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, इतनी सिंपल इंग्लिश है यार, कोई टफ थोड़ी है। ऐसी बातें मत किया करो, अच्छा थोड़ी लगता है, इतने बढ़िया एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। चलो भाई, तो यहां पे कोई भी टफ टर्म होगा ना, टफ डिफिकल्ट कोई शब्द होगा, मैं खुद बताऊंगा, मुझे खुद फील हो जाता है कि यार ये बच्चों को बताना जरूरी है, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो बेटा, तो यहां पर हमारे पास ये हो गया शाल भोग जो है गुरुकुल को दी जाने वाली जमीन है। पल्ली छंदम जो है जैन इंस्टीट्यूट्स, जैन संस्थाओं को अनुदान में दी गई जमीन है। और वेलन वगई जो है वो नॉर्मल जमीन को बोल रहे हैं, जैसे हमारे आपके पास जो जमीन होती है वो वेलन वगई है, ठीक है। और ब्रह्मदेय जो ब्राह्मण को दी जाए पर उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो याद रखना ये हो गई शाल भोग, आंसर हो गया शाल भोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द विरूपाक्ष टेम्पल एट हम्पी इज डेडिकेटेड टू, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है किस भगवान को? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बहुत, अरे नहीं रे करण बाबू गलत बता रहे हो, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, भगवान शिव। विरूपाक्ष टेम्पल जो है
ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है। और ये विरूपाक्ष टेम्पल जो है ये बनाया गया है संगम डायनेस्टी के दौरान। विजयनगर साम्राज्य का जो संगम वंश था, संगम डायनेस्टी याद है तुम लोगों को? ठीक है, ध्यान से देखो, हम्पी में जो विरूपाक्ष मंदिर है वो संगम डायनेस्टी को बिलोंग करता है, क्योंकि संगम डायनेस्टी का एक राजा हुआ था देवराय टू। देवराय टू जिसके टाइम पे विजयनगर में आता है अब्दुल रज्जाक। याद है अब्दुल रज्जाक आया था पर्शिया का राजदूत बनके, तो देवराय टू के टाइम पे आया था पर्शियन पर्शियन राजदूत, और इस पर्शियन राजदूत का नाम था अब्दुल रज्जाक, है ना, अब्दुल रज्जाक। तो देवराय टू के टाइम पर यह मंदिर बनवाया गया था। और इस मंदिर को किसने बनवाया था? इस मंदिर को किसने बनवाया था? इस मंदिर को बनवाने वाले का नाम बहुत जरूरी है आपके लिए। इस मंदिर को किसने बनवाया बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ भाई, किसी को याद है? देखो सीधी बात है, देवराय टू का एक सरदार था, एक नोबल था, यानी इसका एक दरबारी था, ठीक है, एक नोबल था, एक सरदार था, उसका नाम था लक्कन लक्कन दांडेश, ठीक है, लक्कन दांडेश या लक्कन दांदेश। तो इस इंसान ने ये हम्पी के विरूपाक्ष टेम्पल को बनवाया था। पर इस टेम्पल को सबसे ज्यादा संरक्षित रखा, सबसे ज्यादा इसको जो प्रोटेक्ट किया, सबसे ज्यादा इसको जो प्रोटेक्शन मिला, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिला कृष्णदेव राय के टाइम पर। कृष्णदेव राय के टाइम पर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन 1509 से 1529 के बीच में कृष्णदेव राय के टाइम पर मिला, ठीक है। और कृष्णदेव राय तुलुव डायनेस्टी के राजा थे, तुलुव डायनेस्टी के, तुलुव वंश के राजा थे। 1529 से 1509 से 1529 तक, 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इन्होंने दिया इसको, ठीक है। बाकी बनवाया कब था? देवराय टू के टाइम पे। तो संगम डायनेस्टी के देवराय टू ने बनवाया था और अपने सरदार लक्कन दांडेश से बनवाया था। और उसके बाद संगम के बाद तो फिर सालुव आए, सालुव के बाद तुलुव आए, और तुलुव डायनेस्टी में भी तीसरा रूलर था कृष्णदेव राय, जिसने इसको संभाल के रखा। तो याद रखना, विरूपाक्ष मंदिर जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है बच्चों? लॉर्ड शिवा को, ठीक है, बिल्कुल। अब एक चीज याद रखना, हम्पी में ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है हम्पी का सबसे पुराना मंदिर है। हम्पी में जितने भी मंदिर हैं, वहां पे जितने भी टेंपल्स हैं, तो हम्पी का सबसे पुराना और मुख्य मंदिर है, मेन टेंपल है, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हो? ओल्डेस्ट एंड मेन टेंपल ऑफ हम्पी, ओल्डेस्ट एंड मेन टेंपल ऑफ हम्पी, ठीक है बच्चों। चलो, ये वो टेंपल है, देखो ये तो है गोपुरम। जब आप मंदिर का, ये पूरा मंदिर का कैंपस है, जब मंदिर के कैंपस में घुसोगे तो गोपुरम से एंट्री लेनी होगी। ये मतलब एक तरीके से गेट है, मंदिर के कंपाउंड में घुसने का गेट है ये, जिसे गोपुरम बोलते थे। यहां से आप घुसोगे, फिर इतना लंबा ट्रेवल करोगे, और उसके बाद ये है मेन मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी बताता हूं कहां पर है, बिल्कुल बिल्कुल। करण, इतने क्वेश्चंस आए हैं कि हिस्ट्री को बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते तुम, इतने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये मंदिर कहां पर है? हम्पी में। अब कुछ बोल रहे हैं भैया हम्पी कहां पर है, तो हम्पी बेटा कर्नाटक में है। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में। अगर ये साउथ इंडिया का मैप है तो हम्पी यहां पर है, कर्नाटक में। देखो हम्पी है यहां पर, हम्पी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे।
ठीक है, कर्नाटक में, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग सिंह विष्णु बिलोंग्ड टू द डैश डायनेस्टी। राजा सिंह विष्णु किस वंश के थे? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो भैया, राजा सिंह विष्णु कौन से वंश के थे, जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, पल्लव वंश के, पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे राजा सिंह विष्णु। इनफैक्ट ये तो फाउंडर था भाई, पल्लव डायनेस्टी का फाउंडर है सिंह विष्णु, और इसने रूल किया है बच्चों 575 एडी से 600 एडी के बीच में। ठीक है, 575 एडी से 600 एडी के बीच में, 575 एडी से 600 एडी। और इनकी कैपिटल, पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल थी कांचीपुरम। तमिलनाडु में एक जगह है कांचीपुरम, तो कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी, राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, और इनके दरबार में एक कोर्ट पोएट था, इनके दरबार में एक दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट था। उसका नाम, ध्यान से सुनो, उसका नाम था भारवी। भारवी जो है इनके दरबार में कोर्ट पोएट था, भारवी। और भारवी ने, ऑब्वियस सी बात है, भारवी ने कोई टेक्स्ट लिखा होगा, कोई किताब लिखी होगी, है ना भाई। तो भारवी ने किताब लिखी है बहुत फेमस, किरत अर्जुनियम। किरत अर्जुनियम। ठीक है भाई, किरत अर्जुनियम, यह किताब लिखी है भारवी ने, जो कि सिंह विष्णु का ही दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट था भारवी। तो कांचीपुरम कैपिटल रही है, फाउंडर रहा है सिंह विष्णु 575 से 600 एडी के बीच में, पल्लव वंश का। और ये देखो, ये कैपिटल थी भाई, ये कैपिटल है, ध्यान से सुनो। ये तो आज के टाइम में चेन्नई है, यानी उस जमाने का मद्रास कह लो। तो चेन्नई के थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में यहां पर ये देखो, ये है कांचीपुरम। ये कौन सी जगह है बच्चों? कांचीपुरम। ये कैपिटल रही है पल्लव वंश की। ठीक है, कांचीपुरम ये डायनेस्टी की कैपिटल रही है, और पल्लव वंश का फाउंडर सिंह विष्णु खुद रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल, कांचीपुरम की साड़ी बड़ी फेमस है, बिल्कुल। तो चेन्नई से थोड़ा सा दूर है, चेन्नई में नहीं है बेटा, चेन्नई से थोड़ा सा दूर है, तमिलनाडु में कांचीपुरम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, किरत अर्जुनियम संस्कृत लैंग्वेज में है, नाम से पता चल रहा है। What is the main occupation of merchants known as श्रॉफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आज जितने भी क्वेश्चंस लाया हूं ये सब बेटा PYQs है तुम्हारे, आज मैंने कुछ नहीं बनाया, पर आज जैसे क्वेश्चंस बने उसके बेसिस पे कल जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, तो श्रॉफ, सेठ, साहूकार, सेठ और साहूकार से समझ में आ गया होगा तुम्हें कि किसकी बात हो रही है, महाजन और चेती। एंशिएंट टाइम से ही ये नाम दिए गए हैं मर्चेंट्स को। ठीक है, मर्चेंट्स का मतलब है बिजनेसमैन, व्यापारी। अब कैसे व्यापारी हैं, कैसे मर्चेंट्स हैं, कैसे व्यापारी हैं, ये तुम्हें पता चलेगा अभी। देखो, तो प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन, चेटी नाम से जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य व्यवसाय क्या है? नहीं नहीं नहीं, बैंकिंग है भाई, बैंकिंग। भाई ये जो चेती, श्रॉफ, सेठ, महाजन, साहूकार, साहूकार क्या करता है? उस जमाने में बैंक्स तो होते नहीं थे, साहूकार से ही लोग लोन लिया करते थे। भाई याद रखो, ये बैंकिंग सेक्टर को ऑपरेट करते थे, मतलब कि साहूकार वगैरह क्या देते थे? ये लोन देते थे, ये लोन यानी कि कर्ज दिया करते थे, लोन या कर्ज देते थे आम जनता को, लोन या फिर कर्ज देते थे आम जनता को। देखो भाई ध्यान से, और देखो कर्ज देने की दो कंडीशंस हैं। कर्ज ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कर्ज ले लो, हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ब्याज दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी, पर उस टाइम पे किसानों की या लोगों की जो भी लोन लेते थे उनकी मजबूरी होती थी, तो वो हाई इंटरेस्ट पर भी, हैवी इंटरेस्ट पर भी ले लिया करते थे। साथ ही साथ अगर
अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे लोन लेना है, अच्छा हैवी इंटरेस्ट पे तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, गिरवी रखना पड़ेगा, यानी आपको अपनी कोई जमीन, अपना घर, अपने सोने चांदी के जो जेवरात हैं, ज्वेलरी है, वो तो कुछ गिरवी रखना होता था। तो हैवी इंटरेस्ट पर पैसा मिलता था और कुछ गिरवी रखना होता था, ताकि जब आप ना चुका पाओ लोन को, जब आप ना चुका पाओ लोन को, तो उस प्रॉपर्टी को बेचकर, जो आपने गिरवी रखी है, जो चीज आपने गिरवी रखी है, उसको बेचकर साहूकार पैसा निकाल पाए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है बात? साहिल राज, कंप्यूटर क्लास लाइव है तो क्या करे बेटा, देखो ध्यान से। तो बैंकिंग याद रखना, तो बैंकिंग समझ में आ गया, बैंकिंग के साथ डील करते थे, लोगों को कर्ज पर पैसा देते थे, यानी लोगों को लोन दिया करते थे हैवी इंटरेस्ट पर, और कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता था। और अगर आप उस टाइम पर लोन ना चुका पाओ, तो आपने जो चीज गिरवी रखी है उसको बेचकर पैसा लिया जाता था। तो इस तरीके से साहूकार, महाजन, चेती, श्रॉफ और सेठ, इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। ठीक है, बैंक वगैरह भी तो ऐसे ही चल रहे हैं। बैंकिंग में है ही क्या, बैंक जो है आपको लोन देता है, उस लोन पर इंटरेस्ट कमाता है आपसे, वही इनकम है बैंक की, है ना भाई? रितेश बेटा, चेती, महाजन, साहूकार, सेठ, श्रॉफ, लोन देने वाला, ये सब एक है। अलग अलग नाम है ये, अलग अलग टाइम पर, एंशियंट टाइम में अलग अलग टाइम पर चेती, महाजन, साहूकार, सेठ, श्रॉफ, ये कहा जाता था एक ही बंदे को जो लोन देता था। मनी लेंडर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी लेंडर। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई, मनी लेंडर की बात हो गई। अब देखो, द रूलर्स पुलकेशन 1 एंड पुलकेशन 2, ध्यान से देखो, द रूलर्स पुलकेशन 1 एंड पुलकेशन 2 वर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? शासक पुलकेशन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ये यार इतना हमने फाउंडेशन में इतना बढ़िया पढ़ा है अपने कोर्स में, तो तुम सबको ये तो मालूम ही होगा, जो भी फाउंडेशन वाले बच्चे उनको मालूम होगा। चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्यों को बाद में, वातापी क्या थी, इनकी राजधानी थी, वातापी वॉज कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। हालांकि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में वातापी को बोलते हैं बादामी। आज के टाइम में वातापी का नाम क्या है बच्चों, बादामी। मॉडर्न टाइम में क्या बोलते हैं बच्चों, वातापी को बादामी। तो चालुक्य वंश, समझ में आ रही है बात, चालुक्य वंश। अब चालुक्य वंश की अगर हम बात करें, चालुक्य वंश की बात करें बच्चों, तो ये मान के चलो तुम लोग कि 543 एडी से, 543 एडी से, यानी कि 543 एडी से लेकर, यानी 6th सेंचुरी हो गई, और 12th सेंचुरी एडी तक, 6th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी तक चालुक्यों ने राज किया। कहां पर चालुक्यों ने राज किया? ये पूरा साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया पर। ये जो पूरा एरिया है, देखो मैं मार्क करता हूं, ये जो इतना एरिया है, ये जो है बच्चों, ये चालुक्यों का एरिया रहा है। और चालुक्यों की राजधानी क्या रही? चालुक्यों की राजधानी क्या रही बच्चों? वो रही है बादामी। ये देखो यहां पर, पहले इसे वातापी बोलते थे, बाद में आज के टाइम में इसे बादामी बोलते हैं। वातापी या बादामी, ठीक है, वातापी या फिर बादामी, समझ में आया बच्चों, वातापी या फिर बादामी। तो ये चालुक्यों का पूरा एरिया है, और यहां पर वातापी या बादामी इनकी राजधानी रही है। और एक चीज याद रखना, कि इस चालुक्य डायनेस्टी का जो फाउंडर है, चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? पुलकेशन 1, फाउंडर यही है, संस्थापक यही है, पुलकेशन 1। और पुलकेशन 1 का रूलिंग पीरियड कब से कब तक? भाई अगर 543 में इसने फाउंड किया है, तो 543 एडी से इसका जो रूलिंग पीरियड है, ये बच्चों रहा है 566 एडी तक। तो पुलकेशन 1 रहा। फिर कीर्तिवर्मन आया, इसका बेटा कीर्तिवर्मन। फिर कीर्तिवर्मन चला,
कीर्तिवर्मन के बाद आया पुलकेशिन टू, जो कि यहां पे लिखा हुआ है पुलकेशिन टू 610 से बेटा, कब से? 610 एडी से, 610 एडी से ये रहा 642 एडी तक। यानी ये दक्षिण में पुलकेशिन टू था और उत्तर में हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन टू के बीच में, तुम सबको पता होगा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन टू के बीच में बच्चों, उत्तर में हर्षवर्धन का शासन था, दक्षिण में पुलकेशिन टू का। ये यहां पर नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी इस तरह से, तो नर्मदा नदी बहती है इस तरह से, नर्मदा के किनारे यहां पर इनके बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि हर्षवर्धन जो है वो नीचे की तरफ आके शासन करना चाहता था, इस टेरिटरी को छीनना चाहता था। तो जब हर्षवर्धन इधर से आया, पुलकेशिन टू इधर से गया, पुलकेशिन टू और इधर से आया हर्षवर्धन, इन दोनों के बीच में नर्मदा के किनारे हुआ युद्ध और पुलकेशिन टू ने इसको हरा दिया, हर्षवर्धन को हरा दिया। पुलकेशिन टू जो है वो जीत गया, ये जीत गया और ये युद्ध हुआ है 618 एडी में, 618 एडी में नर्मदा के किनारे युद्ध हुआ है पुलकेशिन टू और हर्षवर्धन के बीच में। याद रखोगे बच्चों, बहुत जबरदस्त युद्ध था जिसमें हर्षवर्धन हार गया और वापस से चला गया कन्नौज, जो इसकी राजधानी थी। तो यहां पर याद रखना कि चालुक्य वंश की स्थापना 543 एडी में फाउंडर पुलकेशिन वन ने की और ये 12th सेंचुरी एडी यानी 1200 तक चला ये वंश। वातापी इनकी राजधानी थी जो बाद में जाके बादामी कहलाई, मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में बादामी कहलाई, और मैंने तुम्हें मार्क करके बताया कहां पर है। रितंकर नहीं बेटा, ये एंशियंट ही है, एंशियंट ही है, पर एंशियंट का वो वाला हिस्सा, एंशियंट का वो वाला हिस्सा जो मेडिवल पीरियड के साथ लगा हुआ है, मतलब तुम इसे अर्ली मेडिवल बोल सकते हो, लेटर एंशियंट अर्ली मेडिवल, है ना, ऐसे बोल सकते हो, लेटर एंशियंट और अर्ली मेडिवल बोल सकते हो, लेटर एंशियंट को ही अर्ली मेडिवल बोलते हैं। अब देखो भाई, यहां पर ये हम लोगों ने इतना कवर कर लिया है, आई होप तुम्हें ये समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, श्वेतांबर नहीं बेटा, दिगंबर थे, दिगंबर जो साउथ की तरफ आए थे। विच किंग होगा ये, देखो नहीं ध्यान से, ये राजा होगा ना कि राजाओं। तो विच किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी ऑल्सो रोट संस्कृत प्लेज? भाई राजराज चोल तो चोल डायनेस्टी का है, ठीक है। विक्रमादित्य तो अपना वो गुप्त एरा का है। राजसिमा जो है वो ऐसे ही नाम रख दिया है। और महेंद्र वर्मन जो है, ये है बच्चों पल्लव डायनेस्टी का दूसरा रूलर। जैसे अभी हम लोगों ने देखो, हमने सिंह विष्णु पढ़ा था, है ना, सिंह विष्णु पढ़ा था हम लोगों ने 575 से 600। तो बेटा 600 में सिंह विष्णु के बाद 600 एडी में कौन गद्दी पर बैठा? महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 एडी में बच्चों ये गद्दी पर बैठा है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ठीक है, एक चीज याद रखना, इसने जो है संस्कृत प्लेज लिखे हैं। अगर किसी को मालूम है, इसने 2 इंपॉर्टेंट संस्कृत प्लेज लिखे हैं, अगर कोई एक आधा नाम भी बता पाए तो मजा आ जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, संस्कृत प्लेज लिखे हैं इन्होंने 2, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखो भाई, एक नाम तो है, 2 संस्कृत टेक्स्ट बताता हूं इनके। एक नाम तो है माता विलास प्रहसन, इसको ब्रेक कर करके पढ़ना पड़ता है। माता विलास प्रहसन, एक तो ये संस्कृत टेक्स्ट लिखा है इन्होंने, माता विलास प्रहसन। और दूसरा भागवत जुका, ठीक है।
भागवत जुका। तो ये इन्होंने 2 संस्कृत नाटक लिखे हैं, ड्रामा लिखे हैं, प्ले लिखे हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, और ये सिंह विष्णु के बाद दूसरे शासक जो हैं ये गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? बिल्कुल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, हु वॉज द, नहीं, विच वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी? विच वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी? पांड्या डायनेस्टी मालूम है तुम्हें? जैसे ये देखो, जैसे ये साउथ इंडिया है ना अपना, ये तो साउथ इंडिया पर 3 डायनेस्टीज का रूल रहा। जैसे यहां पर चोल, तमिलनाडु में चोल, तमिलनाडु के दक्षिण में यहां पर रहे पांड्य, यहां पर कौन रहे बच्चों? पांड्य। और ये केरल वाला जो इलाका है ना, ये यहां पर रहे चेर। तो चेर, चोल, पांड्य। तो पांड्यों की जो राजधानी है बच्चों, वो रही मदुरई। कौन सी जगह? मदुरई। और एक चीज देखना आप, ये पांड्य डायनेस्टी जो है 270 बीसीई में, 270 बीसीई में, यानी जब नॉर्थ इंडिया में अशोक रूल कर रहा था, है ना, नॉर्थ इंडिया में ये मान के चलो कि अशोक का रूल शुरू हुआ था 268 में, 268 में हुआ था। इस टाइम पे तो अशोक अपने भाइयों को मार रहा था, 99 ब्रदर्स को मार रहा था। तो 270 बीसी में नीचे पांड्य वंश की स्थापना रखी गई थी। और बेटा जो इसका रूलर था, पांड्यों का जो रूलर था, कोई बता सकता है? निदुंजलियान। पांड्य का जो फाउंडर था, संस्थापक था, निदुंजलियान। ठीक है, निदुंजलियान। ये इसका फाउंडर था। और ये 270 से लेकर 1618, कब तक चली बच्चों? 1618 एडी तक चली है ये डायनेस्टी, 1618 एडी तक, काफी लंबी चल गई। यहां पर जाकर ये एंड हो गई। ठीक है, निदुंजलियान जो है पहला रूलर था, फाउंडर था पांड्य डायनेस्टी का। मदुरई इनकी कैपिटल रही है। और मदुरई जो है ये वैगई नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे, वैगई नदी के बैंक पर है, ये किनारे पर है मदुरई। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो गया बच्चों मदुरई। ठीक है, तो मदुरई ऐसे लिख लो या मदुरई इस तरह से लिख लो। ठीक है, मदुरई। चलो, तो यहां पर हमारा सेशन जो है ये आज के लिए सेशन यहां पर खत्म होता है। बाकी जिन्होंने अभी तक ये कोर्स नहीं खरीदा है, 25 अगस्त तक का ऑफर है। ये ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा। जिसने अभी तक अपने बेसिक्स और एडवांस का इंतजाम नहीं किया ये बैच लेकर, और वो सच में कमजोर हैं, तो वो ले सकते हैं। पर जिसका कमजोर नहीं है बिल्कुल ना ले, अपना एटीएम में बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पर जिसके बेसिक्स थ्योरी कमजोर है उसको लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। थोड़े नाम यहां पे देखो, साउथ इंडिया की जो डायनेस्टीज हैं उसमें नाम थोड़े से मुश्किल आते हैं, पर बेटा देखो जितना रिवीजन करोगे उतना दिमाग में बैठेगा, ये गारंटी है। ठीक है, हमने भी पढ़ा है, जो एग्जाम आप क्लियर करेंगे वो भी पढ़ेंगे, तुम एग्जाम क्लियर करोगे तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो बेटा, थैंक यू साहिल, थैंक यू। चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फाउंडेशन में। बिल्कुल राजेश, बिल्कुल पूछा जाता है, पर एक आधा क्वेश्चन कभी कभार आता है, तो एक आधा क्वेश्चन भी क्यों ही छोड़ना। ठीक है, गूगल पे भरोसा मत करना साला, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग कंटेंट है। ठीक है, हम एनसीईआरटी से चल रहे हैं बेटा। माही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज का टाइटल लिया था, महाराज का टाइटल श्रीगुप्त ने लिया था, और बिल्कुल ठीक है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, चलो।